मेरी 11 साल की बेटी जब सुबह उठती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। मैं अक्सर इससे स्कूल से छुट्टी करवा देती। एक दिन टीचर मुझे बुलाकर बोली, आज रात खुद बेटी के बिस्तर पर सोना पता चल जाएगा। अभी मुझे लेटे हुए 5 मिनट ही हुए थे कि मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो सब कुछ इतना भयानक था और बिस्तर इतनी जोर जोर से हिल रहा था कि मेरी तो जान ही निकल गई। और जब मैं पलट कर देखा तो मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वहां पर तो आज भी मैं अपनी बेटी को आवाज दे रही थी। सुबह के 9 से 10 बज रहे थे, पर अभी तक मेरी चंदा नहीं जागी थी। मैं आजकल इसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी। इसने मदरसे जाना भी छोड़ दिया था। मुझे लगता था जैसे मेरी बेटी पर किसी जिन भूत का साया हो गया है। इससे पहले वो हमेशा मेरे पास सोया करती थी। कुछ दिनों से वो अलग कमरे में सो रही थी, बल्कि कुछ महीनों से मुझे लगता था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं सुबह जब भी इसका दरवाज़ा बजाती तो वो दरवाज़ा बहुत देर से खोलती और घबराई हुई होती। आज भी मैं इसका दरवाज़ा बजा बजा थक गई थी। अब की बार जो मैंने आवाज़ दी तो इसने मरी सी आवाज़ निकाली। दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर अजीब सी नाहोसत थी और बहुत परेशान सी लग रही थी। मेरी नज़र जब बेटी के पाँव पर पड़ी तो मैं चौंक गई थी। वो बड़े अजीब से तरीके से खड़ी थी, जैसे वो किसी तकलीफ में मुब्तला हो। आज काफ़ी अरसे के बाद मेरी नंद शबाना भी हमारे घर आई थी। उनकी शादी को 30 साल हो गए थे। अभी तक उनका माकी से राबता नहीं टूटा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी उनके सामने ना आ जाए, और अगर इसी हालत में आ गई तो मेरी नंद ज़रूर कोई ना कोई बात करेगी। इसे तो बस बात करने का बहाना चाहिए होता है। अरे आमन्ना, तुम्हारी बेटी नज़र नहीं आ रही सामने? क्या बात है, मैं कितना अरसा हो गया है अपनी भतीजी से नहीं मिली। वो खुद ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब मेरी बेटी थोड़ी और घबरा गई। मैंने इसे बाहर आने का कहा तो वो लंगड़ा कर चलने लगी। ये देखते ही मेरे नंद ने मुंह पर हाथ रख लिया और कहने लगी, आमन्ना बाजी, इससे इतनी सी उम्र में ऐसा किया हुआ है कि आपकी बेटी लंगड़ा कर चल रही है। खुदा न खुसित्ता कहीं माजूर तो नहीं हो गई। मेरी नंद की बात सुनकर मेरा कलेजा किट गया। वो हमेशा अपनी बेटियों पर इतराती थी, ऐसे ही दूसरों की बेटियों पर भी बात किया करती थी। मैंने कहा, शबाना बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी बेटी की तबीयत को ठीक नहीं लग रही है। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरी नंद ने चारों तरफ आंखें घुमाकर मेरी बेटी को तराना निगाहों से देखा, जैसे वो इसकी इस हालत पर खुश हो रही हो। मैंने बेटी के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसे कहा कि जाकर तैयार होकर बाहर आए। फिर काफ़ी देर गुजर गई। जब मेरी बेटी कमरे से बाहर ना आई तो मजबूरना मुझे ही उसके कमरे में जाना पड़ा। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के तकिए पर नज़र डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी। लेकिन इस वक्त शबाना बाजी मुझे बुला रही थी, इसीलिए मैं खामोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। थोड़ी देर के बाद बाहर आई तो इसने बहुत ही उम्दा लिबास पहना हुआ था। मैं ये देखकर बहुत परेशान हुई। जाहिर है पहला ख्याल मेरे ज़हन में यही आया कि ये कपड़े तो मैंने अपनी बेटी को दिलवाए ही नहीं थे। ये नए कपड़े हैं ना, मैंने इससे पहले कभी देखे नहीं, और ना ही मेरी बेटी ने कभी उनकी फरमाइश की। ऐसा लगता है कि किसी और ने इसे ये कपड़े दिए हैं। लेकिन मेरी नंद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरी बेटी के सदक़े उतारने लगी। वो बोली, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है, तुम्हें अल्लाह नज़र बद से बचाए। क्या कहकर वो हंसी, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वो उठकर चली गई। मैं अपनी बेटी पर बरस पड़ी। मैंने कहा, तुमने ये कपड़े कहाँ से लाए हैं? मैंने तो तुम्हें ये कपड़े नहीं लेकर दिए। वो बोली, उम्मी अब भी कमाल करती है। मैं मदरसे जाती हूँ, मेरी एक सहेली बहुत अमीर है। मैंने आपको फैज़ा के बारे में बताया तो था। पिछले दिनों मेरी सालगिरह पर इसने मुझे ये कपड़े तोहफे में दे दिए।
मैंने कहा, अच्छा तुम मुझे बता तो देती। अगर मैं शबाना बाजी के सामने तुमसे पूछ लेती तो क्या होता? तब मेरी बेटी ने मुझे ठोकुत्ते हुए कहा कि उम्मी, शबाना भोपो इतनी बुरी भी नहीं है जितनी कि आपने बना रखी है। हमारी सभी मुश्किल हालात को वो समझती है। मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर और गुस्सा नहीं करना चाहती थी। खामोशी से अपने कामों में मसरूफ हो गई। लेकिन फिर एक अजीब वाकया हुआ। इस दिन मेरी बेटी ने मदरसे से जाने की बात नहीं की, बल्कि घर पर ही रही कहने लगी कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि वो कहती कि मैं थक जाती हूँ। इसलिए मुझे इस पर शक होने लगा कि वो क्यों थक जाती है। सुबह उठती तो इसकी हालत अजीब सी थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे तक बस होती रही। लेकिन मेरी बेटी जब मदरसे जाया करती थी तो सुबह के 5 बजे ही जाग जाती थी। पर अब तो इसने अपने हालात ही बदल लिए थे। वो रात को देर तक जागती रहती और सुबह भी देर से जागती थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन एक दिन जब वो सुबह उठी तो इसी तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। बाहर आई तो सामने रशीदा दाई भी बैठी हुई थी। रशीदा दाई मुझसे कुछ पूछने के लिए आई थी। किसी जमाने में हम दोनों साथ काम करते थे, फिर मैंने काम छोड़ दिया। वो इस काम में आगे बढ़ गई। आज मुझसे न जाने कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल पूछने आई। इसकी नज़र जब मेरी बेटी पर पड़ी तो इसने भी मुंह पर हाथ रख लिया, कहने लगी कि बेटी मुझे पानी लाकर दो। मैं समझ गई कि वो मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। मैंने अपनी बच्ची को इशारा किया, वहां कमरे में चली गई। रशीद दाई मुझसे बोली, अम्ना तुम बेटी की माँ होकर इतनी गाफिल कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी बेटी की हालत नजर नहीं आती क्या? तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। जवान बच्ची है, इसकी एक एक हरकत और कदम पर तुम्हें नजर रखनी पड़ेगी। मेरी बेटी कमरे से जुड़े गुस्ल खाने में तैयार हो रही थी। खुदा नखास्ता कल को अगर कोई हादसा हो जाए तो तुम किसे इल्जाम दोगी? किसके हाथों पर लहू तलाश करोगी? अपनी बेटी को देखो कि ये क्या करती है, कहाँ जाती है, इसकी ये हालत अभी से क्यों है? ये तो शादीशुदा लड़कियों वाली हरकतें करने लग गई है। इसके कपड़े देखो, चलने फिरने का अंदाज देखो, और फिर तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो, अजीब सी बेबाकी नजर आती है। मुझे तुम्हारी बेटी की आंखों में बहुत अजीब लगा। रशीदा दीत और नजरें पड़ने वाली औरत थी। लड़की की चाल देखकर ही बता देती थी कि इसका किसी के साथ ताल्लुक है या नहीं। इसने मेरी बेटी के बारे में ढके छुपे अल्फाज में जो बात कही थी, ये तो मेरे पांव तले से जमीन खसका दी थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी पर दिन रात नजर रखूंगी। जहां भी ये जाएगी मैं इसका पीछा करूंगी और देखूंगी कि वो क्या करती है। अगली सुबह जब मेरी बेटी उठी तो इसी तरह थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो कहने लगी, अम्मा मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे तेल से मालिश कर दो। मैंने कहा कि ठीक है। मैं गर्म तेल लेकर बेटी के कमरे में आई तो कुछ सोचकर उसने मुझे मालिश करने से मना कर दिया। वो बोली कि अम्मा रहने दो, मेरा दर्द ठीक हो गया है, तुम मेरी मालिश न करो, यहां से चली जाओ। मैं अपनी बेटी के चेहरे की घबराहट देखकर समझ गई थी कि वो मुझे अपना वजूद नहीं दुखाना चाहती। यकीनन इससे मुझसे कोई खतरा था। यकीनन इससे मुझसे कुछ खतरा था कि मैं कुछ पहचान जाऊंगी या जान जाऊंगी। इसीलिए मुझसे बहुत कुछ छुपा रही थी। और मेरी बेटी तो गैर शादीशुदा थी, न ही इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि वो शादीशुदा औरतों वाली हरकत कर रही थी? मुझे रशीद दाई की बात याद आ गई कि तुम अपनी बेटी पर नजर रखो। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगी, इसलिए तुम कमरे के दरवाजे को खुला रखना। मेरी बात सुनकर उसने मुंह बना लिया और बोली कि ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 1-2 घंटे के बाद अपने काम मुकम्मल करके वापस बेटी के कमरे में आई तो देखा इसने अंदर से दरवाजे को बंद कर रखा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी। मुझे गुस्सा भी आया। मैं दरवाज़ा बजाने लगी, पर वो सो गई थी। इसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब तो गुस्से से मेरा बुरा हाल था और शक भी अलग हो रहा था।
कोई जवान बेटी बिलावजा ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करे तो माँ बाप उसके बारे में कैसे अच्छा सोच सकते हैं। खैर मैं अपने कामों में तो मसरूफ़ हो गई थी, पर सुबह मेरी बेटी की फिर वही हालत थी। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे मदरसे में साथ चलूंगी। मेरी बेटी ने कुछ अरसे से मदरसे जाने के लिए भी 1-2 बजे का वक्त मुंतखाब कर रखा था। पहले की तरह वो सुबह उठकर नहीं जाती थी, बल्कि शाम वाली क्लास में जाती थी। इसकी ये बात भी मुझे पसंद नहीं आई थी और न ही इसकी वजह समझ में आई थी। मैंने सोच लिया कि रात को अपनी बेटी के कमरे में सोने से अच्छा है कि मैं सबसे पहले मदरसे तक इसका पीछा करूं। क्या पता वो मदरसे में पढ़ने जाती भी है, अब फिर मुझसे झूठ बोलती है। इसी दिन मैंने फैसला कर लिया अपनी बेटी का पीछा करने का। 1-2 बजे जब घर से अब्बा पहनकर निकली, मैंने भी एक काली चादर खुद धो के गर्द और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मेरी बेटी मेरे ख्याल में कहीं और जा रही थी। फिर मेरी बेटी ने एक रिक्शे वाले को रोक इसको पैसे दिए और रिक्शे में बैठकर मदरसे के लिए चल पड़ी। मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वहाँ रिक्शे वाले को भी पैसे दे रही है, जबकि मैंने तो कभी इससे कोई रकम नहीं दी थी कि वो अपने ऊपर खर्च करे। आज तो मेरी बेटी ने अच्छा जोड़ा भी पहन रखा था, रिक्शे वाले को भी पैसे दिए थे। मजबूरन इसके साथ साथ ही मुझे भी एक रिक्शा रोकना पड़ा। मैं इस पर बैठी, वो हमारे जाने वाले थे। मैं पैसे लेकर घर से नहीं निकली थी। इसने मुझे मुफ्त ही बेटी के मदरसे तक पहुंचा दिया। खुदा का ये तो शुक्र था कि मेरी बेटी मदरसे में ही गई थी, इसके अलावा वो और कहीं नहीं गई थी। मदरसे के आगे इसने रिक्शा रोका और अंदर चली गई। मैं भी इसके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि वो अपनी क्लास में जा रही थी। मुझे हैरत हुई थी। मैंने सोचा कि चलूं, यहाँ तक तो मुझे कुछ नहीं मिला हो सकता है। अपनी बेटी के उस्ताद से कोई बात करूं तो वहां मुझे कोई ना कोई इशारा दे दे। मैं प्रिंसिपल साहिब के कमरे के पास ही मौजूद स्टाफ रूम में गई। वहां पर एक ही उस्तानी बैठी हुई थी जिसका नाम दानिया था। मैं इसे काफी अरसे से जानती थी। मैंने इससे पूछा, क्या आप अभी भी बिस्मा को पढ़ाती हैं? वो कहने लगी कि नहीं, बिस्मा पहले सुबह वाली शिफ्ट में पढ़ती थी तो मैं इसको पढ़ाती थी, पर अब वो शाम वाली शिफ्ट में पढ़ती है, इसलिए मैं इससे बात ही नहीं कर पाती। पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, मैं कुछ सुनने के लिए ही तो मदरसे में आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी गैर मुनासिब हरकत में मोलस तो नहीं है। आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं ये बात किसी और से नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपनी बेटी की ही इज्जत का मसला है। मेरी बेटी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मगर फिर भी मैं बेटी की माँ हूँ। मुझे बहुत फिक्र लाहर है। मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी के बारे में हर तरह की मालूमात रखूं। आप बताएं, आप मेरी बेटी के बारे में क्या जानती हैं? मेरी बात पर वो फिक्रमंद हो गई और कहने लगी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकती हूँ कि माशाअल्लाह आपकी बेटी मदरसे में तो ऐसी कोई हरकत नहीं करती, लेकिन कुछ अरसे से इसमें अजीब सी तब्दीली आने लगी है। इसकी आंखों में अक्सर नींद सवा रहती है। ऐसा लगता है कि वो रात को घर से सोकर नहीं आती, लंगड़ा कर चलती है। कहती है कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मैं बीमार हूं, मुझे छुट्टी दे दे। लेकिन इससे पहले आपकी बेटी बहुत ही बाकायदा से मदरसे आती थी। जहां तक बात है मदरसे की, हमारा माहौल बहुत सख्त है। हम बच्चियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते। अगर कोई बच्ची बगैर अटल के मदरसे आना छोड़ दे, हम उसके माँ बाप को इसी दिन अटल देते हैं कि आज आपकी बच्ची मदरसे में नहीं आई। हमारे मदरसे में ऐसी कोई हरकत नहीं करती। आपकी बच्ची जिस पर आपको परेशान होना पड़े, लेकिन आपको इसे घर में देखना चाहिए कि वो घर में क्या करती है और कैसे रहती है, और हर रात को आप इसके कमरे में इसके साथ ही सोया करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो रात को सोती नहीं है। क्या आप अपनी बेटी के साथ उसके कमरे में सोती हैं? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया कि नहीं जी, मेरी बेटी का कमरा तो अलग है। अब वो कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी चीज़ें रखनी होती हैं।
मुझे जिसके लिए अलग कमरे में सोना चाहती हूँ, तो हमने इससे अलग कमरा दे दिया है। मेरी बात सुनकर बिस्मा मैडम ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, अम्मा जी, इस उम्र में बच्चियों को अलग कमरे नहीं देते, उनके साथ साथ रहा जाता है। उनकी एक एक हरकत पर नजर रखी जाती है, ताकि कहीं वो अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में ना मिला दे। मैं इसकी बात सुनकर कांप कर रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के बारे में तफसीर मुकम्मल कर ली थी, पर यहाँ से जो मुझे बिस्मा उस्तानी ने बताया था वो भी काबिल तस्वीर था। मुझे बदतकिए वाला मंजर याद आने लगा, जिससे मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा खोला था। वहां पर 5-5 हज़ार के नोट पड़े हुए थे, पर इस वक्त भी मुझे समझ नहीं आया था कि मेरी बेटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। हालांकि मैं घर में इसे रुपए एक भी नहीं देती थी, पर अब वो खुद बखुदा अमीर होने लगी थी। खैर, मैं घर आ गई तो मेरे ज़हन में बहुत सारे सवालात उभर चुके थे। मैं सोचने लगी थी कि आखिर मेरी बेटी ने कहाँ से ये पैसे लाए। विकन कामों में मोलस है, लेकिन मैं इससे बरा रास्त से ये बात नहीं कर सकती थी। खैर से रात का वक्त गुजरा, सुबह आए तो मेरी बेटी की फिर वही हालत देखकर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहूंगी और रात को भी इसके साथ उसके कमरे में ही सोऊंगी। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी बेटी के मदरसे के आने के बाद सारे काम करके फारिग हो चुकी थी। मैं उसके कमरे में बहाने से चली गई। मैंने सोचा कि आज बेटी के कमरे की सफाई करूंगी, ताकि मुझे कोई ना कोई और भी इशारा मिल सके। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई, मेरी बेटी चौंक कर मुझे देखने लगी और बोली, क्या बात है अम्मा, आपको कुछ ज़रूरत है? मैंने कहा, ज़रूरत तो नहीं, पर तुम्हारे कमरे से काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने सफाई नहीं की, मैं सफाई करना चाहती हूँ। बिस्मा उठकर खड़ी हो गई और बोली, अम्मा, क्या आप उन कामों के लिए रह गई हैं? अटब सफाई करेंगी मेरे कमरे की? आप बैठे, मैं सफाई करती हूँ, आपके सामने ही करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं अपना कमरा गंदा छोड़ दूंगी तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये कहकर बिस्मा ने मेरे हाथ से झाड़ू वगैरह ले लिया, मुझे बेड पर बिठा दिया और खुद झाड़ू पहुंचा करने लगी। मेरी नज़रें के कमरे पर ही थीं। मैं चारों तरफ देख रही थी। मुझे बिल्कुल नए कपड़े नजर आ रहे थे। मैंने उठकर बिस्मा की अलमारी खोली। बिस्मा फौरन चौंक कर मेरे पास आई और बोली, उम्मी, क्या चाहिए? मैंने इसे झटक दिया और कहा, ये तुमने क्या उम्मी उम्मी लगा रखी है? मेरी बेटी का कमरा है, क्या मैं देख नहीं सकती कि इसमें क्या है? मैंने अलमारी खोली तो इसमें बिल्कुल नए कपड़े लटक रहे थे। कपड़े देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे दानिया उस्तानी की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि आपकी बेटी की तो कोई सहेली ही नहीं है। कपड़े देना तो दूर की बात, वो किसी से बात तक नहीं करती। आजकल वो बहुत खामोश रहती है। सालगिरह वाली बात भी झूठी थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि इसे कपड़े इसकी किसी सहेली ने दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर मुझे पता चला था कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है। मेरी बेटी ने तकिए के नीचे फिर भी कुछ छुपा रखा था। मैंने इतना किया उठाया तो इसके नीचे मेकअप की चीजें थीं। बेटी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैंने पूछा, ये सब कहाँ से आया? तो वो बोली, अम्मा, आप गुस्सा करेंगी, दरअसल मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चों से पैसे लेती हूँ, तो इस तरह की चीजें लाती हूँ। और ये सब कपड़े तो मैंने इस्तेमाल शुदा लिए हैं। ये मेकअप भी इतना महंगा नहीं है अम्मा, बस मुझे शौक है। आप तो जानती हैं, मैं बस मदरसे जाती हूँ, शाम को घर आती हूँ। मैं और कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मुझे खुशी मिले। बाहर लड़कियों के साथ खेलने कूदने भी नहीं जाती। अम्मा, आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए। आप तो ऐसे शक भरी नज़रों से देखती हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ी डाकेबाज हूं। मैंने कौन सी चोरी कर ली है? आपका कुछ नहीं चराया। मैंने कहा, चुल्लू ठीक है, आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी। तुम्हारा कमरा बहुत अरटामदेह है। मेरी बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गई। बोली कि अम्मा, मुझे तो अकेले सोने की आदत है, मैं रात को बहुत देर तक जागती हूँ। आप यहाँ सोकर क्या करोगी? मैंने कहा, नहीं, मुझे यहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
आज मैं इसी कमरे में रहूंगी, मुझे यहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बेटी ने कहा ठीक है ना, अब सो जाएं, अब वैसे भी काफी थकी हुई लग रही है। मैं अभी आपके लिए जाकर दूध लेकर आती हूँ। मेरी बेटी किचन में गई। किचन से वापस आई तो उसके हाथ में दूध था। इसने दूध का गिलास लाकर मुझे पकड़ा दिया और कहा कि आप ये पी ले। मैंने कहा कि नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन इसने कहा कि नहीं, अब कमजोर हो चुकी है, इसीलिए ये पी ले। मैं बेटी के इसरार पर गिलास पकड़ा और पी लिया, और फिर मैं ऐसी नींद सोए कि मुझे कोई होश ही ना रहा। इसीलिए मैंने सोचा कि चुल्लू नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि अल्लाह भी खुश होगा। हमें तो बहुत कम मौका मिलते हैं अल्लाह पाक को राजी करने के। मैंने पूछा कि क्यों, तुम यूं क्यों कह रही हो? हम जैसों से भला किया। मुराद है तुम तो मदरसे जाती हो, कराने पाक पढ़ती हो, फिर भला तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी बेटी ये सुनकर खामोश हो गई। इसकी आंखों में गहरी सोच और आंसू भर आए। फिर अचानक से ही इसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हक्की बकी रह गई। वो कहने लगी कि अम्मा, मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता, एक अच्छा सा लड़का देखे, आप मेरी शादी कर दो। मैं अपना जाहेज भी बना लूंगी, मेहनत करूंगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। मैं ये सुनकर परेशान हो गई। मेरी बेटी अपने ही मुंह से खुद अपनी शादी की बात कर रही थी। इसके लहजे में कोई झक हया नहीं थी। वो बड़ी ही बेबाकी अंदाज में ये बात कह रही थी। अगला पूरा दिन मैं बहुत परेशान रही थी। इसी दिन मेरी नंद शबाना बाजी फिर से आ गई। उनके हाथ में काफी सारे कपड़ों के जोड़े थे। मैंने कहा, ये क्या है, अब यहाँ कैसे इस हैं? वहाँ कहने लगी, मैं फुरकान के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? फुरकान तुम्हारा बेटा तो किस कदर गंदी शोहरत का मालिक है, और तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी की शादी फुरकान से कर दूं? अपनी नंद के बारे में बताती चिल्लो। उन्होंने जब शादी की तो ये एक ऐसे घर में बया कर गई थी जिनका नाच गाने का काम था। ये लोग हमेशा से नाच गाने से वाबस्ता थे। मेरी नंद ने कहा था कि अब मेरी खातिर मेरा शौहर ये काम छोड़ देगा। शादी के कुछ अरसे बाद पता चला कि शबाना के शौहर ने फिर से ये काम शुरू कर दिया है, और अब शबाना को भी अपने साथ काम में मिला लिया है। ये सुनकर हमें बहुत तकलीफ हुई थी। हम तो शबाना से राब्ते में भी नहीं रहना चाहते, पर फिर भी शबाना ने कुछ ना कुछ करके हमसे राब्ता कर लिया, हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया, और अब वो अपने बेटे फुरकान का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लेकर आई थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा था। इससे पहले शबाना की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो हमारे घर का रिश्ता मांगे, लेकिन आज वो किस जुर्रत से मेरे घर की दहलीज पर खड़ी मुझे ललकार कर मेरी बेटी का रिश्ता मांग रही थी। मैंने पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो वो कहने लगी, इसलिए कि तुम्हारी बेटी भी हम जैसी है, वहाँ हमारे साथ काम करती है, और मैं इसे हर रात लेकर जाती हूँ, घंटों नाचती है। वो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही बख्श दूंगी? मैंने तुमसे अपना पूरा बदला ले लिया है। याद है मेरी शादी के शुरू के दिनों में तुम मुझे नाच गाने वाली और न जाने कैसे कैसे अल्फाज से नवाजी थी। अब पता चला कि जब अपने से मोहब्बत करने वाले लोग किसी ऐसे काम से वाबस्ता होते हैं जो कि मुश्क में काबिल कबूल नहीं होता, तो कितना दुख होता है इंसान को। मुझे भी हुआ था जब तुमने मेरी शादी की मुखालफत की थी। अब चुपचाप करके अपनी बेटी का रिश्ता फुरकान को दे दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। जिंदगी में कभी भी सर उठाकर जी नहीं सकोगी। मेरा फुरकान अभी तुम्हारी बेटी को कबूल करेगा, बाद में नहीं। ये सुनकर पछतावा, नदामत, बेबसी ना जाने क्या क्या महसूस हुआ था मुझे। पर अब मेरे पास शबाना की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि जब अपनी ही बेटियां दागदार निकले तो इंसान दूसरों का गिरेबान नहीं पकड़ सकता। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या मैं सही क्या गलत? जवाब जरूर दीजिएगा। और हर माँ बाप से यही गुजारिश करूंगी कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, ताकि वक्त रहते ही उनकी सही इस्लाह किया जाए, इससे पहले कि वो वक्त आपके हाथों से निकल जाए। जो गलती मैंने की वो आप कभी मत कीजिएगा। वीडियो को दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।